आदिवासियों का अपना घर है उससे उजाड़ रहे हैं और उसे बड़े बड़े माफिया उजाड़ रहे हैं। भील प्रदेश की मांग हमारे पुरखों की अधूरी इच्छा है। अब ये अलग विचार है कि मेरी मान्यता क्या है, कि मैं आदिवासी हूँ, हिंदू मानूं या नहीं मानूं, ये मेरे विचार है। देखो ये बात 5 पांडव की नरेश भाई ने कही है, हमने नहीं कही। बीएपी एक आंदोलन है जो दक्षिणी राजस्थान के अंदर है। नमस्कार, स्वागत है आपका अपडेट इंडिया में। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। भारत आदिवासी पार्टी जो कि राजस्थान की तीसरी उभरती पार्टी है, जो कि अपना अलग वर्चस्व कायम कर रही है, और इसी को लेकर हमारे साथ थावरचंद मीना एमएलए जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे तमाम आज हम प्रश्न करेंगे और साथ ही बीएपी पार्टी को लेकर, भील प्रदेश को लेकर, छात्र संघ चुनावों को लेकर उनके साथ विस्तृत चर्चा रहेगी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद, आपके चैनल को मेरी ओर से जोहार। सर, शुरुआत यहीं से करते हैं कि आप बीएपी पार्टी के विधायक हैं और जिस तरीके से अभी राजस्थान की उभरती पार्टी है, लगभग राजकुमार रोत ने अपनी जो पार्टी है उसका वर्चस्व लगातार वो कायम करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे अपनी पार्टी के लिए और राजकुमार रोत के लिए? मैं ये बताना चाहूँगा कि जब जनता 2 दलों से उब चुकी होती है तब उनको कोई न कोई ऑप्शन चाहिए कि लगातार जो उम्मीदें होती हैं उनको कि धरातल पर मूलभूत सुविधाओं को लेकर ये सारे काम होने चाहिए, सरकारी योजनाएं धरातल पर आनी चाहिए। तो ये हालात जो दक्षिणी राजस्थान के आदिवासियों में रहे कि आज तक कहीं आदिवासी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहे, कई योजनाओं का लाभ नहीं मिला, कागजों में योजनाएं सीमित होने लगती हैं और कई बार जब सरकार बड़े बड़े बजट और दावे करती है तो ऐसे में अभी हाल ही में टीएडी विभाग का आपने सुना होगा कि 1500 करोड़ का बजट आया। तो ऐसे वक्त में दोनों ही सरकारें रही हो, कांग्रेस रही हो, बीजेपी हो, बारी बारी से हमारे इलाके से वोट लिया, लेकिन आज भी आदिवासियों की स्थिति सुधरी नहीं। तब धीरे धीरे आदिवासी हाशिए की ओर चला गया। ऐसे वक्त में मूलभूत सुविधाओं से भी भटकता नजर आया। तब जनता ने तीसरा दल को मौका दिया और आज उसी की वजह से वहाँ के कार्यकर्ता, वहाँ की जनता की वजह से जो राष्ट्रीय दल थे उनको पछाड़ कर हम जैसे लोगों को, नौजवानों को इस राजस्थान की सर्वोच्च बड़ी पंचायत और देश की सबसे बड़ी महापंचायत में हमको भेजा। उनके मुद्दों को लेकर हम यहाँ आए। ये हमारे पर भरोसा है जो हम लोग लगातार धरातल की मांग को सरकार तक लेके आ रहे हैं। आपने मूलभूत सुविधाओं की बात करी, लेकिन लगातार जो है आपके क्षेत्र की तरफ से, या फिर हम बात करें जो आदिवासी मूल समुदाय के लोग रहते हैं, वहाँ से कई तरीके की जो है घटनाएं सामने आती रहती हैं कि महिलाएं बहुत ज़्यादा कुपोषित होती जा रही हैं, बच्चे कुपोषित पैदा होते जा रहे हैं, खाना समय पर नहीं पहुँच पा रहा है, मूलभूत सुविधाएं उनको इतनी नहीं मिल रही हैं। तो आप अपने क्षेत्र के लिए आखिर ऐसा क्या नहीं कर रही हैं जो इतनी सारी घटनाएँ आ रही हैं सामने? देखो, ये तो बड़ी बात है कि आपका चैनल इस बात को समझ पाया कि हमारे इलाके के अंदर इस तरह की घटनाएं नजर आ रही है। सरकारें बड़ा बड़ा दावा करती, बड़ी बड़ी बातें करती, बड़ा बड़ा वादा करती है, और आज आप देख रहे हो दक्षिणी राजस्थान के अंदर और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के अंदर भी सरकारें बीजेपी की हैं। सत्ताएं आती है जाती है, लेकिन आदिवासी को वोट बैंक से इस्तेमाल तो किया, उसके अंदर सुधार नहीं किया। आपने देखा होगा कि लगातार कुपोषण की संख्या आ रही है। जो कम उम्र की बच्चियाँ हैं उनके अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम पाई जाने वाली समस्या आ रही है, और कई दफ़ा ऐसी भी खबरें आ जाती हैं कि कोई अपने पेट की भूख मिटाने के लिए बच्चों तक को बेच देता है, कोई महिलाओं को बाहर बेच रहा है, कोई यहाँ पर इस तरीके का है कि पलायन रुक नहीं रहा है, हजारों लोग बेघर होकर घर छोड़ के रोजगार की तलाश करें। तो सरकार ने अभी तक ऐसी कोई ठोस योजना नहीं बनाई। आपने ट्राइबल के नाम से नया एरिया बना दिया है एक निश्चित तौर पर, फिर कह दिया कि आपने हर बार बजट में इतना इतना बजट देंगे, लेकिन धरातल पर क्रियान्वयन करने का सही तरीका नहीं है। बाहरी जो अधिकारी आते हैं वो अपने आप में शहंशाह बन जाते हैं और ठग कर चले जाते हैं। ऐसा ही हुआ कि पिछले साल सत्र के दौरान मैंने भी विधानसभा के अंदर ये बात रखी थी कि 1500 करोड़ का बजट आया था। 1500 करोड़ का बजट अगर वास्तव में खर्च होता तो वहाँ की कई लोगों की सुविधा होती। तो फिर सालों साल आप बात करें 500 करोड़, 1000 करोड़, 1500 करोड़, फिर 1700 करोड़, तो ये करोड़ कहाँ है? और अगर ये तरीके से अगर खर्च होता तो आज सब कुछ संभव था। ये तो सिर्फ ये है कि दिखाना अलग है और कहना अलग है। आज सुधार करने की आवश्यकता है। हम लोग भी हमारे इलाकों में लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं जो संभव हमसे हो पा रहा है। फिर भी सरकारें तो उनकी मंशा नहीं है कि आदिवासी क्षेत्र से अंदर कोई आदिवासी जब दोनों राष्ट्रीय दलों को हरा कर यहाँ आता है तो ये बात उनको पच नहीं रही है। तब बजट के दौरान ही वो लोग हमारे साथ, हमारी जनता के साथ भेदभाव करते हैं। और आज भी बजट जो देना चाहिए मूलभूत सुविधाओं के लिए, सड़कों के लिए, आज़ादी के बाद भी ऐसे गाँव रहे होंगे जहाँ पर आज भी सड़कें नहीं हैं। कोई बारिश के वक्त में कोई खाट पे मरीज को ले जाए, ऐसी तस्वीरें आती हैं। और थोड़े दिन पहले गर्मियों के समय में 3-3, 4-4 किलोमीटर तक पानी की किल्लतें चल रही थी। अब ये उनकी रणनीति होनी चाहिए कि कैसे हम लोग आदिवासियों को मुख्य धारा में लेके आए। परंतु आज तक
मुख्य धारा की बात होती है, गरीबी मिटाने की बात होती है, लेकिन गरीबी को मिटा को नहीं पाया। जहां हम बात करते हैं दुनिया चांद पे पहुंची है और हम बात करते हैं विकसित भारत की, एक नए राष्ट्र की, पर राष्ट्र तभी विकसित दिखेगा, राष्ट्र तभी नया भारत दिखेगा जब इस राष्ट्र का मूल मालिक है, इस देश का वारिस है, जो आदिवासी है, वो अपने आप को मजबूत बना पाएगा, तभी राष्ट्र विकसित दिखेगा। और ये तमाम जो बातें हम सोच रहे हैं, कर रहे हैं, वास्तव में धरातल पर नहीं पहुंची, तभी लोगों का पलायन रुक नहीं पा रहा, तभी इस तरह की घटनाएं जो आ रही है, कुपोषण हो या महिलाओं के साथ में जो वो पलायन हो, या महिलाओं के साथ में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो, कई गंभीर बीमारियां हो, वो सब हो रहा है। और जल जंगल जमीन की जो आदिवासियों का अपना घर है उससे उजाड़ रहे हैं और उसे बड़े बड़े माफिया उजाड़ रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें रोकने के लिए हम जैसे दल के लोग आ रहे हैं, जो सरकार से लगातार लड़ रहे हैं सच्चाई के साथ। हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं वो भी आदिवासी समुदाय से आती हैं, द्रौपदी मुर्मू, और लगातार जिस तरीके से चुनावी समय पर भी देखने को मिला था, हमारे प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी खास तौर पर बार बार कहा था कि आदिवासी समुदाय के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे, उनको हर तरीके की जितनी भी मूलभूत सुविधाएं होंगी वो प्रदान करवाई जाएंगी। क्या लगता है कि वो सारी बातें अब हवाई होती हुई नजर आ रही हैं? देखो, राष्ट्रपति आदिवासी पहली बार देश के अंदर बने, राष्ट्रपति मतलब इस देश की प्रथम नागरिक, तो एक हमारे अंदर अलग से गर्व महसूस होता है कि कोई आदिवासी जो है इस देश के प्रथम नागरिक है। उसके बाद में हमें उम्मीद लगी कि शायद जो संविधान के अंदर 12 अनुसूची हैं उनमें से 5वीं और 6ठी अनुसूची आदिवासियों के लिए है, तो आज हमें उम्मीद थी कि 5वीं अनुसूची धरातल पे लागू होगी। क्या राष्ट्रपति महोदय बनने के बाद में आदिवासियों के 5वीं अनुसूची लागू हुई? क्या संविधान की मूल भावना के अनुरूप आरक्षण व्यवस्था लागू हुई? क्या पैसा एक्ट कानून लागू हुए? क्या वनाधिकार अधिनियम के तहत लोगों को दावे पट्टे मिले? ऐसी तमाम चीज़ों के जो आदिवासी सोच रहा था वैसा संभव नहीं हुआ। कभी कभी लगता है कि महोदय देश के प्रथम नागरिक तो हैं, लेकिन अधिकारों और शक्तियों का उपयोग वो कहीं मजबूरी से कर नहीं पा रहे हो, या फिर उनके बनने के बाद में आपने आदिवासी वोट बैंक हासिल करने के लिए या संपत्ति हासिल करने के लिए पद पे तो बैठा दिया, लेकिन आदिवासी को उनकी सूरत बदल नहीं पाए। आप झारखंड से लगाकर छत्तीसगढ़ से आंध्रा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ऐसे तमाम इलाके जहाँ आदिवासी क्षेत्र हैं, इनके जननायक होंगे, इनके नाम से स्टेडियम बने होंगे, इनके नाम से बड़े बड़े वो बड़े बड़े अपने हवाई अड्डों के नाम होंगे, सब कुछ होगा। उन जननायक का परिवार भी तो आज है ना, उनके घर तलाश रहा है, छत तलाश रहा है। आप ऐसे मणिपुर के अंदर आदिवासियों को नग्न करके घुमाया जाता है, तब हम लोग उम्मीद करते हैं कि भारत के प्रथम नागरिक उनके लिए बोलेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि जब वन विभाग अधिनियम के कानून बने उससे पहले आदिवासी जंगल में रह रहे हैं, आए दिन उनकी झोंपड़ी को उजाड़कर, उनके घर बस्ती को उजाड़कर उनको वहाँ से हटा दिया जाता है। अपना आशियाना अगर कहीं चला जाता है, तो आप हुआ, कोई भी मैं भी हुआ, तो अगर घर से विस्थापित होता है उसका दर्द कितना अंदर से होता है। तो इस बारे में कभी उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल पाता है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि चाहे वो हसदेव अभ्यारण्य हो, जो उसको उजाड़ा जाता है, आदिवासियों का घर है, जंगल है, जिससे वो प्रकृति है, उस प्रकृति को प्रेम करता है, उसको पूजता है, उसको भगवान मानते हैं, नदी को, पर्वत को, पहाड़ को। अब ऐसे में उनके उजड़ते हुए घरों को, पर्वतों को, जंगल जमीन को जब हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति देश की सर्वोच्च संस्था का हिस्सा होता है, और वही अगर हमारे लिए नहीं बोल पाता है, तो हम लोग किस तरीके का गर्व महसूस करें। और अब फिर ये सोचते हैं कि जब लगातार अन्याय अत्याचार हम आदिवासियों के साथ में होता है, कभी कोई मध्य प्रदेश की घटना आती है, सर पे मूत रहा है आदिवासियों के, कभी कोई घसीट के मार रहा है, कभी न्याय की जब मांग करते हैं, तो तब हमारे लिए कोई नहीं बोलता है। जब आदिवासियों के साथ में कोई तेंदुपत्ते लेने जंगल में जा रहा है, तो नक्सली करार कर मार दिया जाता है। कभी खनन के नाम पर बाहरी उद्योगपति को जमीन दी जाती है, लेकिन आदिवासी को विस्थापित होना पड़ता है। कभी डैम के माध्यम से विस्थापित होना पड़ता है। तब ऐसा लगता है कि हमें लगता है कि सिर्फ हमारा व्यक्ति और हमारा आदिवासी होने के नाम पर सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है, उसके अधिकारों के खिलाफ वो बोल नहीं पा रहे। तब मुझे सच्चे शब्दों में ये लगता है कि ये तो वही बात हो गई कि आपने सपने कुछ और दिखाए और हो कुछ और रहा है। पर आप लोग भी लगातार भील प्रदेश की मांग करें। आप लोगों का कहना है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात की जो सीमाओं के आसपास में जो आदिवासी समुदाय के लोग रह रहे हैं, उन सबका कहना है कि हमारा एक अलग प्रदेश होना चाहिए, भील प्रदेश होना चाहिए। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों की वो मांग है वो जायज़ है? कितनी जायज़ है और क्यों मांगी जा रही है आखिरकार कि आपको भील प्रदेश अलग से चाहिए? देखो, भील प्रदेश की मांग कोई भारत आदिवासी पार्टी आने के बाद मांगी जा रही, ऐसा नहीं है। भील प्रदेश की मांग हमारे पुरखों की अधूरी इच्छा है, और ये मांग कोई नई मांग नहीं है। इस मांग को हमारे पुरखे
जब आप इतिहास काल के अंदर जाओगे तो आज़ादी के बाद में अगर जलियांवाला बाग हत्याकांड का जिक्र सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन जलियांवाला हत्याकांड से ज़्यादा भयानक अगर कोई दृश्य सामने आएगा तो मानगढ़ का नज़र आएगा। वहाँ पर भीषण नरसंहार हुआ था 17 नवंबर 1913 के समय, और गुरु गोविंद महाराज के नेतृत्व में एक आंदोलन हुआ था सुव्यवस्थित तरीके से। औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान जो आदिवासियों के साथ में जो लगातार भेदभाव और अन्याय हो रहा था, शोषण हो रहा था, जुल्म हो रहा था, उससे बचने के लिए एक नई लड़ाई थी। साथ साथ में ये लड़ाई इस बात की भी थी कि मध्य प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान का हिस्सा मिलाकर जहाँ आदिवासी बाहुल्य इलाका है, यदि आदिवासी बाहुल्य इलाके के अंदर उनकी बोली एक जैसी है, उनकी परंपरा एक जैसी है, उनकी संस्कृति एक जैसी है, उनके रीति रिवाज एक जैसे है, उनका खान पान एक जैसा है, उसकी पुरखाई व्यवस्था एक जैसी है और उसका भौगोलिक परिवेश परिस्थितियाँ एक जैसी है, तो फिर हमें अलग अलग क्यों करा गया। और दूसरी बात, आज़ादी के बाद भी, जब अलग होने के बाद भी कि उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया। चारों स्टेट के अंदर आज भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी सरकार है। आज़ादी के 76 वर्ष बाद भी आज भी आदिवासी वहीं का वहीं तो और भी माइनस में चला गया। आपने बड़े बड़े डैम बनाए, माई बना, कडाना बना, उनसे लगा, हमको उम्मीद थी कि इन डैमों के माध्यम से पानी हमारे लोगों को मिलेगा तो उनको रोजगार मिलेगा, उसमें पलायन रुकेगा। लेकिन वहाँ से जो जिस जमीन से विस्थापित हुआ, अपनी जमीन छोड़ के कोई नहीं होता, उस जमीन से सरकारों ने विस्थापित किया। आज भी वो दर दर की भटक रहा है, उसकी मूल पहचान के लिए भटक रहा है, अपने अधिकार के लिए भटक रहा है उसको अभी तक नहीं मिला। फिर दूसरी बात ये देखेंगे, संवैधानिक अधिकार जो संविधान ने दिए थे हमको 5वीं अनुसूची, आज भी लागू नहीं हुए। आज पैसा एक्ट के कानून लागू नहीं हुए, आज भी हमारे साथ अत्याचार हो रहा। आज भी आप सब सुना होगा कि जो पहले ही अपन ने बात की थी कि कुपोषण है, महिलाओं के साथ में जो भी समस्या है, पलायन है, ये सारे रुक नहीं रहे। तो फिर कैसे हम कह सकते हैं कि हमारे साथ अच्छा हुआ। और फिर दूसरी ओर जिन पर्वतों को, अरावली पर्वतमाला है, जितने भी पर्वतमाला हैं, उन जंगलों को हमने अपना घर माना, उनकी पूजा की, पर्वत, पहाड़, नदी, सबको पूजा की। हम आदिवासी प्रकृति से उतना लेते हैं जितना हमको ज़रूरत होती है। और आज विकास के नाम पर बड़े बड़े उद्योगपति को लाया, खनन करवाया, जंगल हमारे नष्ट कर दिए और हमारे को बेघर करने लायक कर दिया। तो ऐसे वक्त में हमें लगता है कि भील प्रदेश अगर बनता है तो हम लोग हमारा संस्कृति बचा पाएंगे, हमारी मूल पहचान, मूल अस्तित्व बचा पाएंगे। क्योंकि इस देश के मूल मालिक हैं, जिनका अस्तित्व अगर खतरे में आएगा तो सब कुछ खत्म होगा और हम प्रकृति बचा पाएंगे। अगर प्रकृति नहीं बचेगी तो आपने कोरोना काल के अंदर गैस के, ऑक्सीजन के बाटले सर पर लादे हुए देखे थे और कई लोग गाँवों की ओर तलाश कर रहे थे। तो फिर अगर जंगल नहीं बचेगा तो कई भीषण महामारी आएगी जिसका शिकार पूरा इंसान होगा। तो ये भील प्रदेश बनाना इसलिए जरूरी है कि एक देश के अंदर ऐसा प्रदेश होगा जो हरा भरा होगा, जहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य होगा, जहाँ के अंदर आदिवासी होंगे जो वास्तविकता में जीने वाले होंगे और जहाँ पर अन्याय और जुल्म के नाम की चीज़ें नहीं होगी, जहाँ 5वीं अनुसूची के कानून लागू होंगे, जहाँ पर पैसा एक्ट और इनकी धरातल पर लागू होगा, जहाँ एक खूबसूरत सा प्रदेश होगा, जहाँ पर उनकी आदिवासियों की परंपराएं और अस्तित्व जिंदा रहेगा। इसलिए इसको बनाना जरूरी है। हमारा देश तो सेकुलर कंट्री है, हमारे देश में कहीं पे भी ऐसी जगह नहीं है कि हिंदू बाहुल्य के लिए अलग से जो है प्रदेश बनाया गया है, मुस्लिम बाहुल्य के लिए अलग से प्रदेश बनाया गया है, फिर सिख लोगों के लिए अलग से प्रदेश बनाया गया है। तो आखिर ये मांग आपको इतनी जायज़ क्यों लग रही है? क्योंकि जिस तरीके से पूरा हमारा देश है वहाँ पर सब तरीके से सब लोग रहते हैं। राजस्थान में भी सिख, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग रहते हैं, आदिवासी लोग भी रहते हैं। फिर इस तरीके की मांग करना कहीं ना कहीं नहीं लगता है कि उन लोगों को हमारे से अलग कर दिया जाएगा? देखो, आज़ादी से पहले अगर देश के लिए कोई लड़ा था तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लड़े थे। और उस वक्त शायद मुझे याद है कि जो मैंने पढ़ा है कि ऐसा प्रेम व्यवहार था कि अगर हिंदू भूखा होता तो मुसलमान खाना देता, अगर मुसलमान बीमार होता तो हिंदू इलाज करने जाता। ये एक आपसी प्रेम भावना थी। आज की तत्कालीन राजनीति ऐसी है जहाँ पर धर्म के नाम पर लोगों को लड़वाया जाता है। और आज हिंदू राष्ट्र की मांग कौन कर रहा है? कुछ लोग तो हैं जो हिंदू राष्ट्र की मांग करें, लेकिन आज़ादी के बाद में अगर इस भारत के अंदर अलग अलग राज्यों में जब बांटा गया था तो शायद 14 राज्य थे जो एक पूरे देश के अंदर, और आज 14 से 29 राज्य बने। तो कहीं ना कहीं कोई न कोई तो आधार रहा होगा। और हम लोग इसको जाति और धर्म के आधार पर मांग नहीं कर रहे हैं, हम संस्कृति के आधार पर मांग कर रहे हैं, हम लोग इसको बोली के आधार पर मांग कर रहे हैं। और हमारे इलाके की जो बोली है वो भीली बोली है, और बोली और के आधार पर गुजरात भी बना है, बोली के आधार पर तेलंगाना भी बना है, बोली के आधार पर कई स्टेट बने हैं। और कई स्टेट तत्कालीन समय में परिस्थिति को देखते हुए भी बने हैं। जैसे झारखंड बिहार से अलग होकर बना, उत्तराखंड यूपी से अलग होकर बना। जब वो स्टेट बन सकते हैं और वो अपना आप में
विकसित हो सकते हैं, अपने आप को संभाल सकते हैं, तो क्या भील प्रदेश नहीं संभाल सकते हैं? और अगर भील प्रदेश बनता है तो निश्चित तौर पर संभालेंगे। हमारे पुरखे जिन्होंने बलिदान दिया, जिनके अधूरे सपने थे, उनको उनके सपनों को पूरा करना है। और ये मांग कोई भारत आदिवासी पार्टी के लोग नहीं कर रहे हैं, तमाम कई लीडर रहे हैं जो बीजेपी कांग्रेस के पहले भी रहे, उन्होंने भी ये मांग करी है। जो इस मैं आदिवासी समाज से आता हूँ, मेरा जो सर्टिफिकेट है आदिवासी होने का, उस सर्टिफिकेट के माध्यम से मैं विधानसभा के अंदर आया, तो जिस सर्टिफिकेट से उनके लोगों की मांग थी उसको नहीं भूला हूँ। मेरे अंदर स्वाभिमान जिंदा है, मेरा जमीर जिंदा है, मेरा जमीर गवाही नहीं देता कि मैं उनके मुद्दों को भूल जाऊँ। और वही लोग जो इस आदिवासी समाज के सर्टिफिकेट से आते हैं, वो आदिवासी के मुद्दों को भूल जाते हैं। आदिवासी समाज के सर्टिफिकेट में आने के बाद वो आदिवासी को, उनका जमीर जिंदा नहीं, उनके लिए पार्टी महत्वपूर्ण रहती है, उनके लिए उनके टिकट कटने जाए इस बात का डर रहता है। लेकिन हमारे पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लोग महत्वपूर्ण हैं, और हमारे लोग जो कहेंगे वो हम करेंगे। इसलिए भील प्रदेश की मांग मैंने पिछले सत्र में विधानसभा के अंदर भी उठाई थी, आपने सुना होगा। और आने वाले समय में भी हमारे पुरखे जब इस बात के लिए लड़ते हुए मर गए, तो हम लोग किसी भी सूरत में मुकदमों से भी डरने वाले नहीं। आप लोग अपने आप को हिंदू मानते हैं या फिर नहीं मानते हैं? क्योंकि कई बार ये मुद्दा भी उठा है, राजकुमार रोत ने भी बोला है कि हम हिंदू नहीं हैं, पर वो टीका लगाते हैं, मंदिरों में जाकर जो है पूजा अर्चना करते हैं, फिर वो कहते हैं कि मैं हिंदू नहीं हूँ। तो क्या लगता है ये असमंजस की जो स्थिति बनी हुई है अभी, कि क्या आदिवासी हिंदू हैं, हिंदू अपने आप को मानते हैं, इसको आप एक बार स्पष्ट कर दीजिए, क्लियर कर दीजिए। देखो, राजकुमार जी क्या मानते हैं ये उन पर निर्भर करता है, मैं क्या मानता हूँ ये मेरे पर निर्भर करता है। क्योंकि संविधान हमें आज़ादी देता है कि इस देश के अंदर आप कौन सी मान्यता रखते हो। दूसरी ओर मैं किसी जाति धर्म से नफरत नहीं करता हूँ। मेरी विधानसभा के अंदर अलग अलग विचारों के लोग रहते हैं। कोई हो सकता है हिंदू हो, कोई मुस्लिम हो, कोई अलग विचारधारा का हो, कोई अलग पंथ को मानता हो, कोई अलग भक्ति को मानता हो। तो मैं मेरे समर्थकों के लिए हर एक मंदिर, हर एक मस्जिद में माथा टेक सकता हूँ। अब ये अलग विचार है कि मेरी मान्यता क्या है, कि मैं आदिवासी हूँ, हिंदू मानूं या नहीं मानूं, ये मेरे विचार है। लेकिन मेरे समर्थक अगर कहेंगे तो उनकी इच्छा के लिए और मेरे कार्यकर्ताओं की इच्छा के लिए, मेरी जनता की इच्छा के लिए जहाँ वो कहेगी माथा टेकेंगे। दूसरी बात, 1931 के बाद से लगाकर 1971 तक की जनगणना को आप देखोगे, 1931 के अंदर धर्म कॉलम अलग था, धर्म कोड में 1951 के अंदर अलग था। फिर धीरे धीरे 51 के बाद में 71 के अंदर अन्य आया, अन्य का ऑप्शन था, फिर धीरे धीरे पूरा ऑप्शन ही हटा दिया गया। तो कहीं ना कहीं आप पिछले जाओगे जनगणना के अंदर, तो आदिवासी को प्रत्येक धर्म कोड मिला हुआ था। और हम वही मांग कर रहे हैं कि हम आदिवासी धर्म कोड की आदि अनादिकाल से धरती पे रहता है, जिसकी संस्कृति, बोली, भाषा, परंपरा सबसे विविध प्रकार की है। उसके बाद में हमको अलग पहचान क्यों दी गई, अलग हमको जबरन क्यों थोपा गया। और दूसरी चीज़ यही, फिर से यही दोहराना चाहूँगा कि सबकी अपनी अपनी इच्छा है, कौन क्या माने, मेरी आज़ादी है, मैं जो मानता हूँ उसके लिए मैं किसी को बात भी नहीं कर सकता कि कौन किस धर्म में है। पिछले काफ़ी लंबे समय से छात्र संघ चुनाव जो है राजस्थान में नहीं हो रहे हैं, और लगातार जो युवा हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हमेशा से एक चीज़ देखने को मिली है, जो छात्र राजनीति होती है, एक तरीके से उसे दबाया जा रहा है। क्या लगता है, एक तो ये प्रश्न है, और साथ ही छात्र संघ चुनाव कांग्रेस के समय से ही बंद कर दिए गए थे, अब बीजेपी भी उसे कंटिन्यू नहीं करवाना चाहती है, क्योंकि अच्छे जो नेता निकलते हैं वो छात्र राजनीति से ही निकल कर सामने आते हैं। जी हाँ, छात्र राजनीति का पहला पड़ाव है। और लोकतंत्र के अंदर नौजवान अगर इस देश के अंदर राजनीति में आएंगे तो देश के अंदर अहम मुद्दों पर वो खुलकर लड़ेंगे, अहम मुद्दों पर देश को मजबूत करेंगे, राजनीति को मजबूत करेंगे। और निश्चित तौर पर छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। कई नेता आएंगे उभर कर जो इस सदन की गरिमा को बढ़ाएंगे, लोकतंत्र की गरिमा को बढ़ाएंगे। और निश्चित तौर पर नए यूथ आएगा जो राजनीति के अंदर संघर्षों से जीत कर वहाँ से यहाँ तक आएगा। तो एक नया भारत होगा, नया राष्ट्र होगा, नया समाज होगा, जहाँ पर परिवर्तन देखने को मिलेगा। और दोनों ही सरकार इस बात से डरी हुई है कि अब जो नौजवान आ रहा है वो समझदार आ रहा है। और हर एक नौजवान जो लोकतंत्र की समझ रखता है, वोट के महत्व की समझ रखता है। अब जो नौजवान आ रहा है वो जो पार्टियां पहले परंपरागत रूप से, अब क्योंकि पार्टियां नए नेताओं को देखना नहीं चाहती, पार्टियां दोनों ही पुराने और जो परंपरागत नेता बने हुए हैं, बाप दादा पीढ़ी से, वही नेता चाहिए उनको, धरातल से जुड़ा हुआ नेता चाहिए। इसलिए आने वाले समय में अगर चुनाव होता है तो कई नौजवान आएंगे और राजस्थान की विधानसभा में भी नए नेता शान बढ़ेंगे। और रही बात हमारे इलाके के अंदर भी, दक्षिणी राजस्थान में, सरकार इस बात से भी खौफ खाने लगी है कि अब छात्र संघ चुनाव होंगे तो आज उनकी पोल खुल जाएंगी कि सरकार ने अभी तक का क्या परफॉर्मेंस रहा, उस आधार पर कॉलेजों के चुनाव जीत पाएंगे। और हमारे इलाके के अंदर अंतिम जब चुनाव हुआ था
30 में से 22 सीट कॉलेजों के चुनाव हम जीत गए थे और उस वक्त जीते थे जहाँ पे दोनों ही दल एक होकर लड़े थे। तो अब निश्चित तौर पर आने वाले समय में ये भी डर सता रहा है कि आज इस इलाके में दक्षिणी राजस्थान में बीएपी के साथ में जो विद्यार्थी मोर्चा वो बना हुआ है, इधर आरएलपी का विद्यार्थी मोर्चा है, इधर हाड़ौती का अलग युवा उफान पे है, उधर का युवा जो पश्चिमी का है वो अलग उफान पे है। तो राजस्थान के अंदर हो सकता है जो परंपरागत रूप से जो दल चल रहे थे उनको भी नुकसान हो सकता है, इसीलिए वो डरे हुए हैं। मैं निश्चित तौर पे समझता हूँ कि यार छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, नए लोग आएंगे नए युग के अंदर, और देश के अंदर हम बड़े आंदोलन हुए, देश की आज़ादी के अंदर बड़े आंदोलन हुए, तो यूनिवर्सिटी से निकलने हुए युवाओं ने नई क्रांति की है, तो निश्चित तौर पर होनी चाहिए। नरेश मीणा को लेकर मेरा एक सवाल रहेगा आपसे, क्योंकि जिस तरीके से जब समरावता का पूरा कांड हुआ था उस दौरान भी राजकुमार रोत ने भी कहा था कि मैं उनका समर्थन देता हूं, जितना संभव होगा प्रयास करूंगा उनको बाहर निकालने की। चुनावों के समय में भी बोला गया था कि हम 5 पांडव हैं, हम एक दूसरे के साथ हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल में एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर नरेश मीणा की काफ़ी वायरल हो रही है। गुर्जर समाज को वो बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि लोग गुर्जर समाज ने समर्थन नहीं दिया है मेरा, प्रहलाद गुंजल को समर्थन नहीं दिया है। उनको एक शब्द का इस्तेमाल किया जो कि बहुत ही अपमानजनक है, हिजड़े उनको तक बोल दिया था। तो जिस तरीके की ये शब्दावली का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं नरेश मीणा, एक बार फिर से मुझे लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं अपनी ही बातों में फंसते हुए नजर आएंगे। क्या लगता है कि ऐसे इंसान को जो आप लोग समर्थन दे रहे हैं वो कितना सही है और कितने वो सही है इस बात? देखो, ये बात 5 पांडव की नरेश भाई ने कही है, हमने नहीं कही। हम लोग, हमारा एक डेलीगेशन समरावता गया था और समरावता गांव के अंदर जो हिंसा हुई, गांव के लोगों के जो मूल मांगे थी उनके साथ हम खड़े थे। यदि कोई गलत है तो वो गलत ही है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि नरेश भाई के साथ में गुर्जर भी साथ खड़े हैं और आदिवासी भी साथ खड़े हैं, और मैं तो ये मानता हूँ कि गुर्जर और आदिवासी के पुराने संबंध हैं। अब यहाँ गुर्जर देवनारायण भगवान को मानते हैं और देवनारायण भगवान की आज भी जब युद्ध हुआ था तो आदिवासियों ने उनकी रक्षा की थी, और आदिवासियों के साथ में आज भी वहाँ पर उनके 2 बेटे बेटी हुआ था, तो भीला और बिली नाम रखा था देवनारायण भगवान ने। और साथ में आज भी उनकी फल पूजा होती, फल पड़ते हैं। भोपा जो होते हैं, पुजारी जो होते हैं, वो आदिवासी SC और ST के लोग मिलेंगे आपको, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे का जुड़ाव है। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि नरेश भाई युवा हैं और अब मेरे से पहले तो छात्र राजनीति में है, लेकिन ये बात अलग है कि वो सदन तक नहीं आए, पर मैं तो आ गया। मेरे वहाँ की जनता ने और वहाँ के कार्यकर्ताओं की मेहनत थी और लोकतंत्र को समझ थी, वोट देने का महत्व समझती, और आया हूँ। और निश्चित तौर पर कोई लोग अगर नहीं जुड़े हैं तो आप अब शब्द उससे नहीं जोड़ सकते, न गालियों से जोड़ सकते, न उनको धमका के जोड़ सकते हो। आज की तारीख में दिल जीतोगे तो सब ऑप्शन से जुड़ेंगे, चाहे कोई भी जाति रही हो, कोई भी व्यक्ति रहा हो, उसके भीतर उसके सुख दुख में साथ खड़ा रहेगा कोई भी व्यक्ति, वो लोग उसके साथ जुड़ेंगे। और अब पहले जैसी राजनीति भी नहीं रही कि परंपरागत रूप से बाप दादा जिसमें थे लोग उसी को वोट देंगे, ऐसा नहीं है। पल पल में लोग आज समझदार हैं और पल पल की अपडेट रहती है। दूसरी बात, मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा कि कुछ चीज़ें अगर हैं तो उसमें सुधार होना चाहिए। आपके पीछे बड़ा काफिला है और उस काफिले के अंदर लोगों की जन भावना क्या है, उन जन भावना के अनुरूप आप चलो तो बहुत बेहतर चल सकोगे। अगर नरेश मीणा कभी बीएपी पार्टी में आना चाहेंगे तो क्या खुले आर्म्स के साथ आप उनका स्वागत करेंगे, सत्कार करेंगे? देखो, बीएपी को लोग समझ नहीं पाए, ना ही कई मीडिया समझ पाई। बीएपी एक आंदोलन है जो दक्षिणी राजस्थान के अंदर है, और आज उस आंदोलन के बाद में जो लड़ रहा है जिस तरीके से सरकारों के खिलाफ, उससे प्रभावित होकर गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के लोग भी काफ़ी जुड़े। उसके बाद में उससे प्रभावित होकर झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्रा, तेलंगाना तक लोग जुड़े। और ये जो गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, दलित है, आदिवासी है, वो सारे एक टकटकी निगाहों से बीएपी की तरफ देखेंगे कि कोई तो हमें है जो अन्याय दिला सकता है, जुल्म से बचा सकता है, अन्याय अत्याचार से बचा सकता है, तो बीएपी हो सकती है। एक टकटकी निगाहों से देख रहे हैं। आज राजस्थान के अंदर हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं। देश की राजनीति के अंदर हमारे एक लोकप्रिय सांसद महोदय राजकुमार जी जो वहाँ पर भी लगातार डटे हुए हैं। तो इस ओर यही कह सकता हूँ कि मैं कोई नेता का बेटा नहीं हूँ, किसान का बेटा हूँ, न कोई करोड़पति का बेटा हूँ, गरीब परिवार से। और ऐसे ही मेरे साथी जो चुनाव जीते हैं सारे के सारे हम लोग, तो वो सड़क से लड़ते हुए सदन तक आए हैं। तो ऐसे में मेरे को कोई सीधा किसी नेता से, प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस बीजेपी में होता है, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष में लगातार धोख लगता रहूँ, करोड़ों पैसा उनको देता रहूँ और मैं चुनाव लड़ लूँ और जीत जाऊँ, ये नहीं हो सकता। जहाँ पर आम कार्यकर्ता जो चाहेगा, हमारी जो सिलेक्शन प्रणाली जो चाहती है
उसी के अनुक्रम नेता निकल के आता है। अगर वो बीजेपी के शामिल होते या नहीं होते, ये निर्णय हम लोग, हमारे सारे मेंबर लोग मिलकर बैठ के करेंगे कि आप वास्तव में इस दल के साथ में क्या क्या करना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हमारे इलाके के साथ वो जुड़ना नहीं चाहते। कोई दिक्कत नहीं है, आप जिसके साथ भी जुड़ो, लेकिन आपकी जन भावनाओं का भला हो। हनुमान बेनीवाल का कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस एक तरीके से दो गुट अलग अलग नजर आते हैं, पर एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं ये दोनों। और साथ में उनका ये भी कहना है कि जो कांग्रेस है वो बीजेपी पार्टी की एक तरीके से पार्टी बी कंसिडर की जा रही है। देखो, कुछ हद तक उन्होंने सही भी कहा होगा। अच्छा अनुभव है, मैं तो पहली बार का विधायक हूँ, 2 बार के सांसद है और 4 बार के विधायक रहे होंगे। उनके घर परिवार में भी राजनीति रही हुई है और काफ़ी अनुभव होगा उनको। पर एक चीज़ तो मानता हूँ मैं कि दिन में अलग दिखते, रात में एक साथ खाते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कांग्रेस सरकार के अंदर कहीं घोटाले हुए, तो बीजेपी सत्ता में आई, घोटालों पे दंड प्रदर्शन सब कुछ किया। आज सत्ता उनके पास है, सारे सरकारी तंत्र उनके पास है। जब आरपीएससी भंग की बात तो जो बेनीवाल साहब लगातार कर रहे थे, तब आरपीएससी के अंदर जो लोग थे पहले, जो बार बार हो रहा था पेपर लीक वगैरह, वही लोग आज भी बने हुए हैं। तो उन्होंने कहा था बड़े मगरमच्छ पकड़ेंगे, तो चोर पहले भी वही थे, चोर आज भी होकर वही बैठे हैं, तो पकड़ेगा कौन? तो ये तो वही बात हुई कि इनको आज बचाओ, कल इनकी बारी आएगी, ये हार जाएंगे तो वो इनको बचाएंगे। एक दूसरे के छट्टे बट्टे हैं और एक दूसरे के साथ में कहानियां एक जैसी। एक आखिरी प्रश्न है मेरा, जिस तरीके से आज झालावाड़ में काफ़ी ज़्यादा दुखद घटना देखने को मिली है, 8 बच्चों की जो है दर्दनाक मौत हो गई थी। झज्जर जो थी वो छत हो रखी थी, जिसकी वजह से वो छत ढह गई और काफ़ी संख्या में जो बच्चे हैं वो काफ़ी गमगीन हालत हो गई उन बच्चों की और गंभीर जो है वहाँ पे स्थिति बनी हुई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जो झालावाड़ की खबर मुझे सुबह मिली थी, तो मैं काफ़ी भावुक था। और इस खबर के बाद में मैं तमाम उन लोगों के जो आज देश का भविष्य निर्माण करने वाली आने वाली पीढ़ी थी, जो नया समाज बनाने वाला था, नया राष्ट्र बनाने वाले थे, वो आज सरकार के फेलियर सिस्टम में दबकर अपनी जान गंवा चुके हैं। सरकार के इस फेलियर सिस्टम के साथ साथ कहीं माँ ने अपना मासूम सा दिल का कलेजे का टुकड़ा खोया है, तो कहीं पिता का सहारा छूटा है, कहीं भाई का साथ छूटा है, कई बहनों की कलाई आज सुनी हो गई। ये छोटे छोटे बच्चे थे, जो एक निंदनीय घटना है जिसके बारे में कह भी नहीं सकते। मैं माँ प्रकृति से ये विनती करता हूँ कि इनको अपने अंदर समाहित करें, उन दिवंगत आत्मा को, और जो अभी हॉस्पिटल के अंदर हैं उनके जल्द स्वस्थ की कामना करता हूँ। उनके परिजनों को इस दुख की घड़ी में संबल प्रदान करें। साथ साथ मैं यही कहूँगा कि आज इस मौके पर इस शिक्षा मंत्री को तो इस्तीफा दे ही देना चाहिए, जो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अब 2 साल होने के बाद भी अगर उनके मुंह से ये निकलता है कि पिछली सरकार के पाप हैं, तो ये फिर आपकी सरकार बनी क्यों? आपकी सरकार बनी है, आप मंत्री हो, तो आपने बदलाव क्या किया? आप धर्म की राजनीति करवाओगे, जाति की राजनीति करवाओगे, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में कब सुधार होगा? और ये झालावाड़ के साथ में एक संकेत है कि पूरे राजस्थान में ये हालात बने हुए हैं। और आज जो देश का निर्माण करने वाला बच्चा है, उसको स्कूल में जब कोई माँ और पिता छोड़ने जाता है तो अपना कलेजा हाथ में लेके घूमता है। जिंदगी हथेली पे चलती है कि कभी भी दीवार ऊपर आ जाए। बच्चा पढ़ता है तब भी सोचता है कि ऊपर से नीचे नहीं आ जाए। तो सरकार को स्पेशल बजट निकालकर इस घटना को सुध लेते हुए पूरे राजस्थान के अंदर जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनको सही करना चाहिए। और साथ साथ में मैं विधायक हूँ, मैंने प्रयास किया है कि मेरे मद का मैं 80% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ स्कूलों में दे रहा हूं। अभी भी मेरी विधानसभा के अंदर जलारा, लसाड़ी और दरियावत ब्लॉक है। आने वाले समय में मैंने शिक्षा, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहूँगा कि जिन जिन विद्यालयों के अंदर स्थिति खराब है, तो आप कृपया करके व्यवस्था जैसे भी होगी, लेकिन उन विद्यालयों के जर्जर भवनों के नीचे बारिश के मौसम में न बैठाए, कैसे भी व्यवस्था हो सकती है। और मेरे वहाँ पर ऐसे भी भवन होंगे जहाँ पर आज़ादी के बाद में आज तक भवन नहीं बना, तो कि पेड़ों के नीचे पढ़ाई हो रही है, तो उनको भी मैं भवन अवेलेबल करा रहा हूँ। और यही कहना चाहूँगा कि जो सिस्टम था वो सबको, पूरे देश को आज दुखी कर गया, और जो बच्चे थे वो पूरे देश को दुखी कर गया कि कितना भयानक मंजर था वहाँ का, जो वीडियो देख भी नहीं सकते अपन। तो उन माँ बाप का क्या होगा जिन्होंने आंखों के सामने ये सब कुछ खोया है। और ऐसी सरकार अगर पल्ला झाड़ती है तो जिम्मेदारी से, तो ऐसी सरकार को भी फेलियर सिस्टम को इस्तीफा देना चाहिए और इसका मुख्यमंत्री जी को आकर जवाब देना चाहिए, सामने आकर आप दोबारा ऐसी घटना नहीं दोहराई जा सके, उसके लिए क्या करोगे। और मेरी विधानसभा के अंदर मैं और प्रयास करूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि मैं मानता हूं कि अगर कोई मंदिर के अंदर बैठेगा, उसकी भावना होगी कि महीने में 3 बार जाएगा, लेकिन विद्यालय के अंदर हर व्यक्ति जाएगा।
और सबसे बड़ा मंदिर अगर सारे लोग मानने लग गए कि ये जो विद्यालय है वही सबसे बड़े मंदिर है, तो विद्यालय संस्थान सुधरेगी। शिक्षा के इस क्षेत्र के अंदर अपन सब लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग धार्मिक कामों में करोड़ों रुपए खर्च करते हो, यह आपकी भावना है, मुझे इस पे कुछ नहीं कहना, लेकिन इस शिक्षा के मंदिर में अगर खर्च करने लग गए उस दिन देश नई तरक्की की ओर जाएगा। और उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग इस बात को समझे। मैं आपके चैनल को पुनः धन्यवाद करूँगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं भावभीनी आंखों से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। तो ये थे हमारे साथ भारत आदिवासी पार्टी के विधायक थावरचंद मीणा, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। तमाम मुद्दों को लेकर हमने विस्तृत चर्चा करी। नरेश मीणा को लेकर मुद्दा उठाया, साथ ही भील प्रदेश की जो लगातार ये लोग मांग कर रहे थे उसको लेकर उन्होंने अब स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, कैमरामैन जावेद के साथ, जयपुर अपडेट इंडिया।